सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम बीए बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड भारत का भूगोल यूनिट सेकंड चल रही है। इसमें टॉपिक है कृषि। प्रश्न बन के आता है कृषि में कि भारत में हरित क्रांति भविष्य में एक अभिशाप सिद्ध होगी। इस कथन की समालोचना करनी है कि भारत में हरित क्रांति भविष्य में एक अभिशाप होगी। इस कथन की समालोचना करनी है कि हरित क्रांति ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है तथा इसके आने वाले टाइम में क्या अभिशाप होगी, यानी किस प्रकार से वह विपरीत परिस्थितियां होगी। देखो, हरित क्रांति की जो उपलब्धियां हैं वो गिनते हैं। पहले हरित क्रांति की उपलब्धियां, हरित क्रांति की उपलब्धियां इन उपलब्धियों की बात करें। उपलब्धियां, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। यानी पहली बात क्या करें, कृषि उत्पादन बढ़ा है। कृषि उत्पादन बढ़ा है, पूरी तरह से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा खाद्यान्न आत्मनिर्भर आई है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आने से तथा व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है। कृषकों का दृष्टिकोण परिवर्तन हुआ है। कृषकों का दृष्टिकोण परिवर्तन हुआ है। अब बात करते हैं, देखो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए, वो निम्न है। फर्स्ट है, यह है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। सेकंड है, वह है उन्नतशील बीजों में प्रयोग वृद्धि। उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि। थर्ड है, वह सिंचाई सुविधाओं का विकास। सिंचाई सुविधाओं का विकास। फोर्थ है, वह पौध संरक्षण। पौध संरक्षण तथा बहुफसली कार्यक्रम। बहुफसली कार्यक्रम। अगला है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। अगला है कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना। अगला है कृषि उद्योग निगम की स्थापना। कृषि उद्योग निगम की स्थापना, कृषि विकास के लिए विभिन्न निगमों को स्थापना। कृषि विकास के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना।
मृदा परीक्षण, मृदा परीक्षण, मृदा परीक्षण के अलावा है भूमि संरक्षण, आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं वापस लिखने के लिए। अगला है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि, कृषि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि, कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन, कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन, कृषि बचतों में वृद्धि, अग्रगामी तथा प्रतिगामी संबंधों में मजबूती, अग्रगामी तथा प्रतिगामी संबंधों में मजबूती, पहला है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हो, इनका उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं। नंबर 5 है वो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नवीन कृषि नीति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों उपभोग की मात्रा में तेजी से वृद्धि, यानी उर्वरकों के उपभोग में तेजी से वृद्धि हुई, तेजी से वृद्धि। अब ये वृद्धि कितनी हुई कि 1960-61 में 1960-61 में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रति हेक्टेयर, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रति हेक्टेयर कितना था? 2 केजी था, मात्र 2 केजी, 2 केजी प्रति हेक्टेयर उपयोग करते थे। केवल 1960 और दशक के बीच में केवल 2 प्रति हेक्टेयर उपज करते थे। इसके बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे इसके बाद में 1960-61 में जो बढ़कर 2014-15 में बढ़कर 128 केजी प्रति हेक्टेयर 2014-15 में 128 केजी प्रति हेक्टेयर हो गया। अगला देखो, हाँ, इसके इसी प्रकार 1960-61 में देशी रासायनिक पदार्थों की कुल खपत 1960-61 में रासायनिक पदार्थों की कुल खपत कितनी थी? 2.92 लाख टन थी, जो बढ़कर
हो गई। अब ये तो था रासायनिक गुणों का प्रयोग, यानी रासायनिक अगर दोबारा देखे जाए तो इसके अनुसार कि 1960-61 में रासायनिक उर्वरकों की जो प्रयोग दर थी वो 2 केजी प्रति हेक्टेयर थी तथा 14-15 में 128 केजी प्रति हेक्टेयर हो गई, जिससे 1960-61 में 2.92 लाख टन थी। टोटल जो रासायनिक पदार्थ है उन जो उर्वरक है 2015-16 में 267.53 लाख टन हो गई। सेकंड है उन्नतशील बीजों की उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि। उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि, देश में अधिक उपज देने वाले उन्नतशील बीजों का प्रयोग बढ़ा तथा बीजों की नई नई किस्मों की खोज की गई, यानी नई किस्मों की खोज की गई तथा अभी तक अधिक उपज देने वाला कार्यक्रम गेहूं, धान, मक्का, ज्वार जैसी फसलों पर लागू किया गया है, परंतु गेहूं सबसे अधिक सफलता। गेहूं की फसल में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई। सिंचाई सुविधाओं का विकास है। थर्ड है सिंचाई सुविधाओं का विकास। सिंचाई सुविधाओं का विकास नई विकास विधि के अंतर्गत देश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी के साथ विस्तार किया गया है। 1951 में देश में कुल सिंचाई क्षमता 223 लाख हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 2015 में 139 मिलियन हेक्टेयर हो गई। पौध संरक्षण, अब अगला है वो है पौध संरक्षण। मैं इसको मिटा देता हूं। पौध संरक्षण नवीन कृषि विकास विधि के अंतर्गत पौध संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत खरपतवार व कीटों को नाश करने के लिए दवा छिड़कने का कार्य किया जाता है तथा टिड्डी दल पर नियंत्रण करने का भी प्रयत्न किया जाता है। वर्तमान में समेकित कृषि प्रबंधन के अंतर्गत पारिस्थितिकी के अनुकूल कृमि नियंत्रण कार्यक्रम भी लागू किया गया है। अब देखो कहां है बहुफसली कार्यक्रम। बहुफसली कार्यक्रम का उद्देश्य एक भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर एक कृषि भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर तो क्या हो जाएगा बहुफसली।
फसल उगाकर उत्पादन को बढ़ाना। अगला है, अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं, भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट किए बिना भूमि में एक इकाई क्षेत्र में से अधिकतम उत्पादन लाभ प्राप्त कर सके, बहुफसली कार्यक्रम कहलाता है। 1966-67 में 36 लाख हेक्टेयर भूमि में बहुफसली कार्यक्रम, यानी 1966-67 में 36 लाख भूमि, 36 लाख हेक्टेयर भूमि पर बहुफसली कार्यक्रम लागू किया गया था। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित भूमि के 56% भाग पर, वर्तमान समय में भारत की सिंचित भूमि के 56% भाग पर यह कार्यक्रम लागू किया गया है। अब आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग देखो। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। आधुनिक कृषि हरित क्रांति से आधुनिक कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टिंग, बुलडोजर तथा डीजल एवं बिजली के पंप सेट आदि बुलडोजरों तथा डीजल एवं बिजली के पंप सेटों आदि के महत्वपूर्ण योगदान दिए गए हैं। इस प्रकार कृषि में पशुओं तथा मानव शक्ति का भी प्रतिस्थापन संचालन शक्ति द्वारा किया जाता है, जिससे कृषि क्षेत्र के उपयोग एवं उत्पादन में वृद्धि हो सके। अगला है कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना में कृषकों के में व्यावसायिक साहस की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से देश की कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने, कृषकों में व्यावसायिक साहस की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से देश में कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई। इस योजना में पहले व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले क्या किया जाता है? व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उसके बाद में फिर उनसे सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय कृत बैंकों से सहायता दिलाई जाती है। अब तक देश में कुल 1324 कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। कृषि उद्योग निगम देखो, कृषि उद्योग निगम सरकारी नीति के अंतर्गत 21 राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। यानी 21 राज्यों में अभी तक कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। इन निगमों का कार्य कृषि उपकरण एवं मशीनरी के पूर्ति तथा उपज के प्रसंस्करण एवं भंडारण को प्रोत्साहन देना। इसके लिए यह निगम
किराया कर पद्धति के निर्धारण पर ट्रैक्टर, पंप सेट एवं अन्य मशीनरी को वितरित करती है तथा किसानों को देती है। यानी ये क्या करती है, किराया पर जितने भी कृषि उपकरण है उनको किराए पर उपलब्ध कराती है किसानों को। और कृषि विकास के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना की। विभिन्न निगमों की स्थापना। हरित क्रांति की प्रगति मुख्य रूप से अधिक उपज देने वाली किस्मों एवं उत्तम सुधरे हुए बीजों पर निर्भर करती है। इसलिए देश में 400 कृषि फार्म स्थापित किए गए हैं। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई है तथा 1963 में ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना। राष्ट्रीय सहकारी निगम की स्थापना की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों का विपणन, मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है इसका, कि कृषि उपज का विपणन तथा प्रसंस्करण, भंडारण करना। विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय बीज परियोजना भी प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत कई बीज निगम बनाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ निफेड एक शीर्ष विपणन संगठन है जो प्रबंधन, वितरण एवं कृषि से संबंधित चुनिंदा वस्तुओं के आयात निर्यात का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि वित्त के कार्यों से जुड़ी हुई है। कृषि के लिए ही खाद्य निगम, उर्वरक, साख गारंटी निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आदि की स्थापित किए जा चुके हैं। अगला है मृदा परीक्षण। देखो मृदा परीक्षण मृदा परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मृदा का परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि की उर्वरा शक्ति का पता लगाकर कृषकों को तदनुरूप रासायनिक खाद व उत्तम बीजों के प्रयोग की सलाह देना। वर्तमान समय में इन सहकारी प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष लगभग 8.3 लाख अवमूलकों का परीक्षण किया जा चुका है। यानी मृदा तत्वों का पता लगाना तथा मृदा तत्वों का पता लगाना क्या है, उचित खाद या उपचार बताना, उपचार की सुविधा देना। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान देखो कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सरकार की कृषि नीति के अंतर्गत कृषि शिक्षा का विस्तार करने के लिए पंतनगर उत्तराखंड, कहां पे,
पंतनगर उत्तराखंड में पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। 4 कृषि विश्वविद्यालय, 4 कृषि तथा 63 कृषि, 4 तो कृषि विश्वविद्यालय, वह 63 राज्य कृषि विश्वविद्यालय। विद्यालय स्थापित किए इनमें, और एक इम्फाल केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है। भूकृषि अनुसंधान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसके अंतर्गत 109 संस्थाएं, 78 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना है। इसके अतिरिक्त देश में 642 कृषि विज्ञान केंद्र है, जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य कर रही है। कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभिन्न संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण और इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है। 13वां देखो, वो है कृषि उत्पादन है। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि, इसके लिए हरित क्रांति या भारतीय कृषि में लागू की गई विकास की विधि का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि देश में फसलों के अधीन क्षेत्रफल, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हो गई। विशेषकर गेहूं, बाजरा, धान, मक्का तथा ज्वार के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई, जिससे खाद्यान्नों में भारत में आत्मनिर्भर हो गया, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। तथा देश 1950-51 में देश में खाद्यान्न का उत्पादन 5.09 करोड़ टन था। उत्पादन 5.9 कब था? 50-51 में था। यह बढ़कर जो 16-17 में 2016-17 में कितना हो गया? यह बढ़कर 27.57 करोड़ टन हो गया। देश में कृषि उत्पादन अभी भी बहुत ही मौसम पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सत्य है कि भारत का जो मौसम है वो अभी भी मौसम के ऊपर है। अगला है कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन। देखो, कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन। कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन हरित क्रांति के फलस्वरूप, हरित क्रांति के फलस्वरूप खेती के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन हुआ और कृषि व्यवसायिक दृष्टि से की जाने लगी। यानी कृषि के दृष्टि क्या हुआ? व्यवसाय हो गई। व्यवसाय कृषि हो गई, कृषि दृष्टि क्यों होने लगी? जबकि इसने सिर्फ पेट भरने के लिए कृषि की जाती थी। यानी पहले क्या करता था? केवल जीवन जीने के लिए, पेट भरने के लिए कृषि की जाती थी।
क्या व्यवसायिक स्तर पर नहीं। लेकिन देश में गन्ना, रुई, पटसन, कपास तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई। पटसन, गन्ना, आलू, मूंगफली आदि में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। वर्तमान समय में देश में बागवानी फसलों, फलों, सब्जियों तथा फूलों की खेती को बढ़ाया दिया जाने लगा है। कृषि वस्तुओं में वृद्धि देखी। कृषि वस्तुओं में वृद्धि उन्नतशील बीजों, रासायनिक खादों, उन्नतशील बीजों तथा रासायनिक खादों, उत्तम सिंचाई तथा मशीनों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा है, जिससे कृषकों के पास वस्तुओं की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे देश के विकास काम में लाया जा सकता है। विकास के काम में लाया जा सकता है इसको। अग्रगामी तथा प्रतिगामी संबंधों में मजबूती देगी। अग्रगामी तथा प्रतिगामी संबंधों में मजबूती। अग्रगामी तथा प्रतिगामी संबंधों में मजबूती देखें। नवीन प्रौद्योगिकी तथा कृषि के आधुनिकीकरण में ने कृषि तथा उद्योगों के परस्पर संबंध की ओर से अधिक सदृढ़ बना दिया है। पारंपरिक रूप से यद्यपि कृषि और उद्योगों में अग्रगामी संबंध पहले से ही प्रगाढ़ था, क्योंकि कृषि क्षेत्र द्वारा उद्योगों के लिए अनेक आगत यानी कच्चा माल उपलब्ध कराए जाते हैं, परंतु इन दोनों में प्रतिगामी संबंध बहुत ही कमजोर था, क्योंकि उद्योग निर्मित वस्तुओं का कृषि से सीधा संबंध, उद्योग निर्मित संबंध कृषि से बहुत प्रयोग होता है, यानी जो उद्योगों में अगर कोई वस्तु बनी है उसका कृषि में कम प्रयोग होता है। मान लो कोई उद्योग में बनी हुई चीज है, कृषि में कम प्रयोग किया जाता है, परंतु कृषि में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप अब कृषि में उद्योग निर्मित आगतों से कृषि यंत्र और उर्वरक की मांग भारी बढ़ती हुई है, जिससे कृषि का प्रतिगामी संबंध सुदृढ़ हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, उद्योगों में जो यंत्र वगैरह बन रहे हैं, यंत्र तथा जो मशीनें बन रही है, इसके कारण वर्तमान में क्या हुआ, कृषि में अधिक प्रयोग लेने लगे। अधिक प्रयोग लेने लगे तो उससे क्या हुआ, इनका जो प्रतिगामी संबंध है वो भी मजबूत होने लगेगा। अन्य संबंधों में कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के संबंधों में अधिक मजबूती आई है। भारत में कृषि पदार्थों के उत्पादन में क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि निर्यात भी कर सकता है, यानी अब वर्तमान में इसके उत्पादन में वृद्धि बल्कि निर्यात भी कर सकता है। अगला देखो, हरित क्रांति कमी या समस्याएं। हरित क्रांति की कमियां या अथवा समस्याएं। देश में हरित क्रांति के फलस्वरूप कुछ फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, फसलों के आयात में कमी आई है, फिर भी इसमें कुछ कमियां परिलक्षित होती है, निम्न है। पहला है हरित क्रांति का प्रभाव कुछ विशेष फसलों तक सीमित रहा। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ विशेष फसलों तक सीमित रहा। हरित क्रांति कुछ जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा तक ही सीमित रहा, अन्य फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। व्यापारिक फसलें भी इसके अप्रभावित हुई। दूसरा है पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा। अधिक उपजाऊ किस्म के बीज का पूंजीगत कार्यक्रम, जिससे उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्र आदि पर भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है।
यानी जो पूंजीवादी कृषि यानी उन्नत जो बीज होते हैं उनसे तथा जो कृषि यंत्र है उनको भारी पैसे देके लाना पड़ता है तथा भारी निवेश तथा छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसानों की क्षमता में बाहर है। इस तरह हरित क्रांति में लाभ उन्हीं किसानों को हो रहा है जिनके पास निजी पंप से ट्रैक्टर, नलकूप तथा अन्य कृषि यंत्र है। यह सुविधाएं देश के बड़े किसानों को उपलब्ध है, सामान्य किसान इन सुविधाओं के से वंचित है, जिसके कारण भारतीय खेती के विकास में कुछ सीमित आर्थिक गैरेज सीमित कर रह गया है। संस्थागत सुधार की आवश्यकता पर बल नहीं। तीसरा है संस्थागत सुधार की आवश्यकता पर बल नहीं। संस्थागत सुधार की आवश्यकता पर बल नहीं यानी नई विकास विधि में संस्थागत सुधार की आवश्यकता की सर्वदा अवहेलना की गई है। संस्थागत परिवर्तनों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण घटक भू धारण की व्याख्या है। इसकी सहायता से ही तकनीकी परिवर्तन द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। देश में भूमि सुधार कार्यक्रम सफल नहीं रहे हैं तथा लाखों कृषकों का आज भी भू धारण की निश्चितता नहीं प्रदान की जा सकती है। भू धारण की निश्चितता नहीं प्रदान की जा सकी है। भूमि सुधार के नाम पर बड़े पैमाने पर काश्तकारों को बेदखल किया गया है। काश्तकारों को बेदखल किया गया। इसी तरीके से उर्वरक के प्रयोग के विस्तार में काश्तकारी खेती की ही एक प्रमुख बाधा है, क्योंकि काश्तकारों की अपेक्षा भूस्वामी ही उर्वरकों अधिक मात्रा में उन्नतशील किस्मों का प्रयोग कर सकता है। काश्तकारों के पास सब कुछ अधिकार थे। अब है श्रम विस्थापन की समस्या। श्रम विस्थापन की समस्या हरित क्रांति के अंतर्गत प्रयुक्त कृषि यंत्रीकरण के फलस्वरूप श्रम विस्थापन को बढ़ावा मिला। कृषि में प्रयुक्त यंत्रीकरण से श्रमिकों की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः भारत जैसे श्रम अतिरिक्त वाली अर्थव्यवस्थाओं में यंत्रीकरण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न कर सकता है। ग्रामीण जनसंख्या का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने का भी एक कारण हो सकता है। अगला देखो, आय की बढ़ती असमानता। आय की बढ़ती असमानता। आय की बढ़ती असमानता कृषि के तकनीकी परिवर्तनों का ग्रामीण क्षेत्रों में आय वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर BR के अनुसार यह बात अब सर्वविदित है कि हरित क्रांति जिसने देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने की सहायता दी है के साथ ग्रामीण आय में असमानता बढ़ी है। बहुत से छोटे किसानों को अपने काश्तकारी अधिकार छोड़ने पड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़े हैं। आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। आवश्यक सुविधाओं का अभाव। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा सिंचाई व्यवस्था अभाव में कृषि विकास के क्षेत्र में वांछित सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। अगला है क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु आदि राज्यों तक ही सीमित है। इसका प्रभाव संपूर्ण देश पर न फैले पाने के कारण देश का संतुलित रूप से विकास नहीं हो पाया है। इस तरह हरित क्रांति सीमित रूप से ही सफल हो रही है। अब हरित क्रांति सफलता के लिए सुझाव दें। नंबर 5, संस्थागत परिवर्तनों को संस्थागत परिवर्तनों को प्रोत्साहन।
हरित क्रांति की सफलता के लिए भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी और विस्तृत रूप से लागू किया जाना चाहिए। सीमा निर्धारण में प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन कृषकों में वितरित किया जाना चाहिए। चकबंदी को प्रभावी बनाकर जोतों के विभाजन और प्रभावी रोक लगाई जानी चाहिए। अब है कृषि वित्त की सुविधा। दूसरा है कृषि वित्त की सुविधा। कृषि वित्त की सुविधा बढ़ाते समय छोटे किसानों को रियायती दर पर साख की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे आवश्यक उन्नत बीज, खाद तथा कृषि उपकरण क्रय कर सके। अब है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, श्रम प्रधान तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी की समस्या के समाधान के लिए कुटीर एवं ग्राम उद्योगों को तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए। सिंचाई के साधनों का विकास, सिंचाई के साधनों का विकास, इसके अंतर्गत देश में सिंचाई की सुविधाओं का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए ताकि कृषक अधिक उपज देने वाली किस्मों का पूरा लाभ उठा सके। इस संदर्भ में लघु सिंचाई परियोजनाओं के विकास विस्तार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्य संरचनात्मक सुधारों का विस्तार, अन्य संरचनात्मक सुधारों का विस्तार, कृषि के विकास के लिए आवश्यक बिजली, परिवहन सहित अन्य संरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए ताकि हरित क्रांति अन्य फसलों व क्षेत्रों तक फैल सकेगी। अन्य फसलों तक फैलाव, हरित क्रांति का अन्य फसलों तक फैलाव, हरित क्रांति का विस्तार अन्य फसलों तक खेती तक किया जाना चाहिए। चावल के साथ दाल, कपास, गन्ना, तिलहन, जूट आदि व्यापारिक फसलों के संबंध तभी उत्पादन में संतोषजनक नहीं रही थी। इन फसलों को भी हरित क्रांति के प्रभाव क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। छोटे खेत और छोटे किसानों से संबंध करना, हरित क्रांति को छोटे किसान तथा छोटे जो किसान है तथा छोटे खेत उनसे संबंधित करना चाहिए, यानी उनसे जोड़ना चाहिए जैसा इससे शीघ्रता से उनको अत्यधिक लाभ प्राप्त हो तथा उन्नत जो खाद वगैरह बीज मिल सके तथा उन्नत मशीनरी का भी प्रयोग हो तथा सहकारी विधि भी अपना। समन्वित फार्म नीति, देखो हरित क्रांति की सफलता के लिए समन्वित फार्म नीति अपनाई जानी चाहिए। समन्वित फार्म नीति हरित क्रांति की सफलता के लिए समन्वित फार्म नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि नई तकनीकी व मूल्यों के संबंध में उचित हो तथा विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है उनसे भी रूबरू हो जाए। तो इस प्रकार से हरित क्रांति है उसका जो आने वाले समय में है वो एक मुख्य रूप से अभी साबित होगी तथा सही नहीं होगी। इसलिए धन्यवाद आपको यहाँ तक। इसके बाद में फिर मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर मिलेंगे। इसलिए आपको देखते हैं, आप इसको तैयार देखते रहिए। तो आप साथ में कॉपी पेन लेके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए तथा आपको नोट्स PDF उपलब्ध कर दिया है, कॉलेज में संपर्क करके भी ले सकते हो आप। ठीक है, धन्यवाद।